हेलो दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कत्यूरी राजवंश। दोस्तों, इससे पहले हमने पौरव राजवंश के बारे में पढ़ा और उससे पहले कुडिंद वंश के बारे में पढ़ा, जिनके हमने विस्तार पूर्वक प्रश्न भी देखे थे। और आज हम कत्यूरी राजवंश को बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई प्रश्न आता है और कभी कभी कठिन भी आ जाता है और कभी कभी सरल भी आ जाता है। अगर हम सरल की बात करें तो राजधानी पूछ ली या फिर संस्थापक पूछ लिया, इतना ही। जहाँ पर अगर कठिन प्रश्न देखेंगे तो वो, जैसे ये एक शब्द है कत्यूरी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो एटकिंसन महोदय ने। ठीक है, इसके अलावा पांडुकेश्वर ताम्रलेख में किसका वर्णन है, फिर दूसरा नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो ये कुछ कठिन प्रश्न बनते हैं। तो संस्थापक तो लगभग सभी को पता है और सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये पढ़ाया जाता है कि संस्थापक बसंतन देव थे। डीपली शायद बहुत कम कोचिंग सेंटर वाले पढ़ाते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा डीपली चलेंगे और थोड़ा सा ऊपर ऊपर। अगर आपको विस्तार से देखना है तो आप हमारी वेबसाइट देवभूमि उत्तराखंड पर चली जाइए। वहाँ पे गूगल पे केवल इतना डालना है कि कत्यूरी राजवंश का इतिहास। दोस्तों, कत्यूरी राजवंश का शासनकाल आपने देख लिया होगा, कब से कब तक का होता है। कत्यूरी राजवंश का शासनकाल 7वीं सदी के लगभग प्रारंभ होता है। कत्यूरी राजवंश की जो राजधानी थी वो प्रथम राजधानी जोशीमठ में थी। जोशीमठ वर्तमान समय में चमोली में है और यह राजधानी भी जोशीमठ के नज़दीक एक कार्तिकेयपुर स्थान था, वहाँ पर थी, जिसके कारण इस वंश को कार्तिकेयपुर राजवंश भी कहा जाता है। ठीक है, यह वाला प्रश्न भी कई बार आया है कि कत्यूरी राजवंश को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो कार्तिकेयपुर राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर बात करें कत्यूरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो इन्होंने अपनी पुस्तक में एटकिंसन ने कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया था। ये प्रश्न हाल ही में आया है। ठीक है, और कई बार देखा जा रहा है, ये प्रश्न बार बार देखा जा रहा है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो एटकिंसन ने किया। कत्यूरी राजवंश को कार्तिकेयपुर राजवंश के नाम से भी जाना जाता है और इसकी राजधानी, जो प्रथम राजधानी थी, वो जोशीमठ कार्तिकेयपुर में थी। कभी नाम आपको जोशीमठ भी मिल सकता है, कार्तिकेयपुर भी मिल सकता है। और वर्तमान समय में जोशीमठ कहाँ पर है, तो यह आपका चमोली में है। और इस बात का उल्लेख कहाँ से मिलता है कि जो कत्यूरी राजवंश था या कार्तिकेयपुर राजवंश था, उनकी जो प्रथम राजधानी थी वो जोशीमठ में थी, तो उसका उल्लेख मिलता है पांडुकेश्वर ताम्रलेख में। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं उत्तराखंड का जो प्राचीन इतिहास है वो काफ़ी विवादित है। बहुत सारी बुकें, मतलब ऐसी कोई बुक नहीं मिली है जिस पे उत्तराखंड का उल्लेख हो। अगर हम भारत के इतिहास की बात करें तो भारत के इतिहास का उल्लेख मिलता है। अगर हम देखें तो बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय, उसमें महाजनपदों का वर्णन किया गया है और उसके समकालीन जो भी महाजनपद थे उनका भी वर्णन किया गया है। उसके बाद देखोगे अर्थशास्त्र कौटिल्य की जो रचना है उसमें मौर्य वंश का अच्छा खासा विवरण मिल जाएगा। ठीक है, वहीं पर इंडिका, तो इस तरह से कई सारी पुस्तकें थी जिनमें प्राचीन इतिहास का वर्णन मिलता है। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। उत्तराखंड में कुछ शिलालेख मिले थे, उनके आधार पर उन्होंने इतिहास को लिखा है। तो ऐसे ही इतिहास के बारे में पता चला कत्यूरी राजवंश के संस्थापक, तो संस्थापक बसंतन देव को माना जाता है। और इसका भी उल्लेख किस में मिलता है, तो बागेश्वर शिलालेख में मिलता है। ठीक है, तो बसंत देव हैं, उन्होंने जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया था और इसका उल्लेख बागेश्वर शिलालेख से मिलता है। आप सभी को यह भी पता होगा कि जो बद्रीनाथ धाम मंदिर है, ठीक है, वो चमोली में है और जब शीतकाल में उसके कपाट बंद हो जाते हैं तो उसकी पूजा कहाँ पर की जाती है, जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में की जाती है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद देखें तो बसंत देव, यहाँ पे बसंत देव की जो मुख्य दो बातें हैं, एक तो ये नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाते हैं और दूसरी इनकी जो प्रमुख बात है ये संस्थापक थे। केवल 2 प्रश्न यहाँ से याद कर लेना। बाकी अगर और पीछे जाएंगे तो बसंत देव यशोवर्मन, राजा यशोवर्मन के सामंत थे और ये यशोवर्मन ऐसा माना जाता है कि मौखरी वंश के शासक थे। हर्षवर्धन के बाद यशोवर्मन गद्दी पर बैठते हैं, ऐसा बताया जाता है, लेकिन इसके पूर्ण साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसलिए ये छोड़ दो। चलो,
इसके अलावा देखिए जो कत्यूरी राजवंश है इसे पहली ऐतिहासिक शक्तिशाली राजवंश कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इनका कोई लिखित साक्ष्य खास ज़्यादा नहीं मिलता। कुछ ताम्रपत्र मिले हैं, कुछ शिलालेख मिले हैं, उनके आधार पर हम उत्तराखंड का जो कत्यूरी वंश है उसका इतिहास पढ़ते हैं। तो और उससे पीछे जाएंगे तो पौरव वंश वो एक तालिस्वर ताम्रपत्र के अनुसार था, और कुलिंद वंश वो तो केवल सिक्कों के आधार पर, और महाकाव्य और जो महाकाव्य हैं उनमें उनका वर्णन मिलता है। तो इतना क्लियर नहीं था, ठीक है, कि कौन सी उत्तराखंड में राजनीति शक्ति है या राजवंश है। तो कुलिंद वंश को एकमात्र राजनीति शक्ति मान लिया गया। और जब हम बात करेंगे एक ऐतिहासिक शक्तिशाली राजवंश की, तो कौन है? कत्यूरी राजवंश है। देखिए यहाँ पर इसकी राजधानी, पहली राजधानी जोशीमठ थी, तो दूसरी राजधानी बैजनाथ है। बैजनाथ जो राजधानी है वो चेंज करता है नरसिंह देव। आगे पढ़ेंगे नरसिंह देव के बारे में, आप केवल यहाँ पर इतना जान लीजिए कि कत्यूरी राजवंश की जो दो राजधानी थी वो बड़ा फेमस थी। एक थी जोशीमठ और एक थी बैजनाथ, ठीक है। और बैजनाथ कहाँ पर है? बागेश्वर में स्थित था। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक जो बागेश्वर शिलालेख है इसमें कत्यूरी राजवंश की वंशावली का वर्णन किया गया है। कत्यूरी राजवंश की वंशावली का वर्णन किया गया है, और उस वंशावली के अकॉर्डिंग वसंतन देव के बाद जोशीमठ में 3 वंशों ने शासन किया था, ठीक है। अब वो 3 वंश कौन कौन से थे? एक था खरपरदेव वंश, निम्बरदेव वंश, और तीसरा था सलोणद्वितीय वंश। अगर तीनों वंशों के राजाओं को देखते हैं तो पहला राजा था खरपरदेव में खरपरदेव, ये संस्थापक होता है। उसके बाद कल्याण देव, फिर त्रिभुवन राजदेव। अभी आगे इनका डिटेल में देखेंगे। निम्बरदेव वंश, तो पहला राजा निम्बरदेव होता है और यही संस्थापक होता है। इसके बाद ईष्टगण देव होता है, ये उत्तराखंड को एकीकरण करता है, मतलब कोशिश करता है। और फिर आता है ललित सुरदेव, फिर आता है भूदेव। और सलोणद्वितीय वंश में ये सलोणद्वितीय राजा होता है, लेकिन संस्थापक इसका इच्छादेव होता है। और तीसरा राजा देशक देव, चौथा सुभिक्ष राजदेव होता है। इसे कत्यूरी राजवंश इसको कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक कहा जाता है। और 5वां राजा होता है नरसिंह देव, और ये जो राजा होता है वो राजधानी चेंज कर देता है। कहाँ पर? कत्यूरी घाटी में, बैजनाथ बागेश्वर में। इसके बाद देखते हैं हम खरपरदेव वंश के बारे में। खरपरदेव वंश, देखिए खरपरदेव में 3 राजा होते हैं, खरपरदेव, कल्याणदेव और त्रिभुवन राजदेव। इसमें जो संस्थापक होते हैं वो खरपरदेव होते हैं, और कल्याणदेव का कुछ खास इतिहास नहीं मिलता। हाँ, इतना है कि ये कल्याणदेव जो है वो खरपरदेव का पुत्र होता है, और फिर जो कल्याणदेव का पुत्र होता है वो त्रिभुवन राजदेव होता है। त्रिभुवन राजदेव वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है। और इसे प्रतापी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसने किरात जनजाति की सेना को हराया था, ठीक है। उसका किरात जनजाति का एक पुत्र था, उसको हराया था। और इसके अलावा ये भी प्रमाण मिलता है किससे? नालंदा अभिलेख से, कि बंगाल के पाल वंश के शासक ने धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में? त्रिभुवन राजदेव के शासनकाल में। तो ये प्रमाण मिलता है कि त्रिभुवन राजदेव के शासनकाल में बंगाल के पाल वंश के शासक धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, और इसका जो साक्ष्य है वो नालंदा अभिलेख है। इसके अलावा यहाँ पर इनके शासनकाल से संबंधित खरपरदेव के वंश, जो खरपरदेव वंश है, इसके शासनकाल से संबंधित एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह मिलता है कि बागेश्वर लेख के अनुसार वसंतन देव के बाद गढ़वाल क्षेत्र को कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ ने जीत लिया था, मतलब इन पर आक्रमण किया था। और इसका उल्लेख राजतरंगी पुस्तक है उसमें मिलता है, जिसमें कश्मीर का अच्छा खासा वर्णन किया गया है, और इसके जो रचयिता हैं वो कल्हड़ हैं। ये पुस्तक तो वैसे अब सबको याद हो गई है, तो ये पुस्तक नहीं पूछी जाती, लेकिन एक ज़माने में ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक हुआ करती थी, और ऐसा मान के चला जाता है कि ये पुस्तक तो लगभग सबको पता होगी, राजतरंगिणी, ठीक है। अब देखिए खरपरदेव वंश के बाद आ जाता है कौन सा? निम्बरदेव वंश। और निम्बरदेव वंश में 4 राजा होते हैं, ठीक है। पहला राजा निम्बरदेव होता है, और निम्बरदेव इसका संस्थापक भी होता है। दूसरा राजा ईष्टगढ़देव होता है, ठीक। काफ़ी महत्वपूर्ण शासक है, यहाँ से कभी कभार प्रश्न बन जाता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ईष्टगढ़देव जो होता है वो संपूर्ण उत्तराखंड को फर्स्ट टाइम में ही संपूर्ण उत्तराखंड को एकीकरण करने का प्रयास करता है, ठीक है। एकीकरण करने का प्रयास करता है, हालांकि हो नहीं पाता, लेकिन कोशिश स्टार्टिंग में ही करता है। फिर इसका पुत्र होता है ललित सुरदेव। ये काफ़ी ताकतवर राजा होता है, और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है, ठीक है। इसने अपने लिए उपाधि धारण की थी गरुड़भद्र, और लोग इसे वराह अवतार कहते थे, अर्थात विष्णु का अवतार।
किसको? ललित सुरदेव को। और आता है निम्बरदेव का जो अंतिम राजा होता है वो होता है भूदेव। भूदेव ने बैजनाथ का मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। और इसके अलावा बागेश्वर शिलालेख, बार बार जो हम बागेश्वर शिलालेख पढ़ रहे हैं तो इसको उत्कीर्ण कराने का श्रेय भूदेव को जाता है। इसी के काल में शंकराचार्य जी आए थे जिन्होंने जोशीमठ में तपस्या की थी। जैसे अगर बात करें हम गौतम बुद्ध की तो उन्होंने भी तपस्या की थी, कहाँ पर? सारनाथ में। और उसी तरह भूदेव ने भी तपस्या की थी जोशीमठ में, और यहीं से जोशीमठ की वास्तविक पहचान मिलती है, ठीक है। क्योंकि जो कत्यूरी होते हैं उन्होंने तो कार्तिकेयपुर में अपनी राजधानी बनाई थी। कार्तिकेयपुर एक जगह थी, ठीक है। और वो जगह जो है वो जोशीमठ के अंतर्गत आती थी, इसलिए कभी कभी राजधानी कार्तिकेयपुर ना पढ़ के हम सीधे जोशीमठ पढ़ते हैं। बहुत सी किताबों में यही उल्लेख दिया है कि जोशीमठ में राजधानी थी, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला वंश है वो है सनोर-द्वितीय वंश। सनोर-द्वितीय इच्छादेव के पिता होते हैं, और इच्छादेव जो है इसका संस्थापक होता है सनोर-द्वितीय वंश का। इस बार जो संस्थापक है वो सनोर-द्वितीय नहीं है, इच्छादेव है। इच्छादेव अपने पिताजी के नाम पर इस वंश की स्थापना करता है, और इसका पुत्र होता है देशकदेव। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता और ख़ास इसके बारे में उल्लेख भी नहीं है। इसके बाद एक राजा मिलता है सुभिक्ष राजदेव। सुभिक्ष राजदेव जो कत्यूरी वंश है, ठीक है, उसे कार्तिकेयपुर वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कार्तिकेयपुर वंश का अंतिम शासक सुभिक्ष राजदेव को कहा जाता है। कई बुकों में ये दिया गया है कि कार्तिकेयपुर वंश का अंतिम शासक सुभिक्ष राजदेव है। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, कत्यूरी वंश का नाम नहीं आएगा, केवल कार्तिकेयपुर वंश का नाम आएगा, क्योंकि कार्तिकेयपुर वंश को कत्यूरी वंश के नाम से जाना जाता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट क्या है वो राजधानी के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए क्या हुआ, सुभिक्ष राजदेव के बाद जब नरसिंह देव आए तो उन्होंने राजधानी परिवर्तित कर दी, और कहाँ ले गए? बैजनाथ बागेश्वर अर्थात कत्यूरी घाटी में, ठीक है। कत्यूरी घाटी में ले गए, और वहाँ पर एक नए कत्यूरी घाटी में ले गए तो यहाँ से इनका नाम, जो कार्तिकेयपुर वंश था उसका नाम कार्तिकेयपुर का नाम क्या पड़ गया? कत्यूरी पड़ गया, ठीक है, कत्यूरी घाटी में ले जाने के कारण। फिर इसके बाद अन्य राजा आते हैं, और लगभग इनका जो अंतिम राजा होता है वो ब्रह्मदेव होता है। कत्यूरी वंश का अंतिम राजा आएगा, कत्यूरी वंश का अंतिम राजा कौन होता है? ब्रह्मदेव होता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे, ब्रह्मदेव। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इसका कभी कभी नाम बरमदेव भी मिलता है, बरमदेव, ठीक है, जो राजा सोमचंद से मिलता है और अपनी पुत्री का विवाह करा देता है। ये वही ब्रह्मदेव है, और ये कत्यूरी वंश का होता है, ठीक है। और कत्यूरी वंश का कब नाम बदलता है? तो कार्तिकेयपुर वंश की राजधानी जब चेंज कर दी जाती है जोशीमठ से बैजनाथ बागेश्वर, तब इसका नाम बदल जाता है। इसके अलावा कत्यूरी वंश को उत्तराखंड का स्वर्णयुग कहा जाता है। कत्यूरी वंश को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्वर्णयुग, उत्तराखंड का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है? कत्यूरी वंश को कहा जाता है। दोस्तों, कत्यूरी वंश का जो राजाओं का वर्णन मिलता है वो तो इतना ही मिलता है। इसके बाद इसके कुछ प्रशासनिक और आर्थिक नीतियां हैं। जैसे इनकी भाषा की बात करें तो इनकी जो प्रमुख भाषा है वो राजभाषा कह सकते हैं, तो वो संस्कृत थी, ठीक है। ये हम हो सकता है आगे की क्लास में देखें, ठीक। वैसे तो मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना। लेकिन इनकी जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी, यहाँ से प्रश्न आते हैं। बाकी हम आर्थिक स्थिति पर देखेंगे, थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वहाँ पर, ठीक है। और ये 14 मिनट की क्लास हो चुकी है, तो आई थिंक 15 मिनट से बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्लास। और आप ये जो उत्तराखंड के कांस्टेबल के लिए खासतौर पर शॉर्ट नोट्स हैं, आप इनको बना लीजिए, याद कर लीजिए। इतना ही है कत्यूरी वंश से, यहीं से प्रश्न आते हैं। सबसे ज़्यादा आपकी जो संस्थापक है वहाँ से प्रश्न आता है। बाकी ऐतिहासिक शक्तिशाली वंश वो कौन सा है वो आता है, बाकी नरसिंह मंदिर कौन सा है वो आता है, ठीक है। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।